आज हम अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश पढ़ेंगे। कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र जी। कहानी में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जो ब्लैक में लिखे गए हैं, उनके पहले हम अर्थ पढ़ लेते हैं। निरुद्देश्य माने बिना उद्देश्य के, अरुण माने सूर्य, सुरम्य माने सुंदर, अनुपम माने जिसकी तुलना न की जा सके, समग्र माने पूरा, अविरल माने लगातार, प्रवाह बहाव, प्रदर्शन माने दिखाना, प्रतिस्थापित माने स्थापित, नमूना माने जिसके समान दूसरी वस्तु बनाई जाए, नमूना मतलब जिसकी तरह कोई और एक सामान बनाई जा सके, तांता माने भीड़, स्तब्ध माने आश्चर्यचकित हो जाना, सन्नाटा माने शांति, प्रतिबिंबित परछाई, अंदाज माने अनुमान, मूक माने गूंगा, अचरज हैरानी, चंपत माने गायब, निठुराई कठोरता। अब हम कहानी का सारांश पढ़ेंगे। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय घूमने का आनंद ले रहा था। ठंड शुरू हो गई थी। लेखक वापस अपने कमरे में जाना चाह रहा था, लेकिन मित्र को सड़क के किनारे रखी बेंच पर बैठना था। मतलब लेखक और लेखक के मित्र घूमने गए थे और एक जन को बैठने की इच्छा थी और दूसरे को कमरे में जाने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी वे बैठ ही गए। धीरे धीरे चारों तरफ गहरा कोहरा छा गया। उन्हें कोहरे में से एक काली छाया आती दिखाई दी। वह एक पहाड़ी लड़का था। मतलब जो छाया आ रही थी, बाद में देखा, सामने आते ही देखा कि वह एक लड़का था, पहाड़ी लड़का। नंगे पैर, नंगे सिर, मैली सी कमीज, बड़े बड़े बाल। उसके पैर न जाने कहाँ पड़ रहे थे और न जाने वह जाना किधर चाह रहा था। उसकी उम्र 10-12 वर्ष थी। गोरा रंग मैल से काला हो गया था, आंखें बड़ी और सूनी। ये उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन है। मित्र उसे बुलाकर कुछ जानकारियां लेता है। मित्र को कुतूहल होता है उस बच्चे के बारे में, तो उसको बुलाकर उसके बारे में कुछ पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या हो। लेखक को पता चलता है, वो सुनते हैं, पास ही बैठे रहते हैं। वह पास ही पहाड़ी का निवासी है। घर में कोई काम नहीं है। वे कई भाई बहन हैं। माँ बाप भूखे रहते हैं, माँ रोती रहती है। अतः वह अपने एक साथी के साथ नैनीताल भाग आया है। वह और उसका साथी एक होटल में काम करने लगे। उसके साथी को किसी साहब ने बहुत मारा और वह मर गया। वह एक दुकान में काम करता था। बदले में उसे 1 रुपया और छूटा खाना मिलता था, परंतु अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह बेकार है, भूखा है। तो उससे जब पूछा गया, भाई तुम यहाँ क्या करते थे, किसके साथ आए, क्या, उसने अपना पूरा बच्चे ने डिस्क्रिप्शन दे दिया। लेकिन फिलहाल वह बेकार है और वह भूखा है। यहीं कहीं सड़क पर सोकर रात काट लेगा। अब जब ये सब बात सुनी तो मित्र को दया आ जाती है। वह उसे लेकर अपने एक वकील दोस्त के होटल में पहुंचता है और उस लड़के को नौकरी पर रख लेने का आग्रह करता है। मित्र को उस बच्चे के ऊपर दया आती है, तो वह अपने इसी शहर में एक दोस्त था जो वकील थे, लेकिन उनका एक होटल भी था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसे थोड़ा नौकरी में रख लो। लेकिन वकील उसे चोर, शैतान, लावारिस कहकर दुत्कार देता है। लड़का वहाँ से चला जाता है। लेखक और उसका मित्र भी अपने होटल चल देते हैं। और जब उसने नहीं रखा तो क्या कर सकते हैं, वो लोग दोनों मिलकर होटल चले जाते हैं। भयानक ठंड में सिकुड़ते हुए दोनों उस लड़के के बारे में बातें करते रहते हैं। सुबह जब वे वापस चलने के लिए मोटर में सवार होते हैं तो समाचार मिलता है कि वह लड़का कल रात सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरते समय उसके शरीर पर काले चीथड़ों की एक कमीज थी। बताने वालों ने यह भी बताया कि उस गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की एक हल्की सी चादर चिपक गई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने उसके लिए कफन का प्रबंध कर दिया था। लेखक जब सुनाता है और सोचता है, अपना अपना भाग्य। यहाँ पर लेखक ने ये डिस्क्रिप्शन किया है कि उन्होंने चाहा था कि उस लड़के को एक काम मिले, उसको खाना मिले, एक शेल्टर मिले, लेकिन
उस उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो वकील उनके कहने पर लड़के को नौकरी दे ही देंगे, लेकिन फिर भी उस बच्चे को नहीं मिला। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि यही वो उस बच्चे का भाग्य था कि उसे ये ठंडी में ही मरना था। अपना अपना भाग्य, यही ये लेखक ने कहा है। इसलिए कहानी का सारांश यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में करेंगे।